हेलो एवरीवन। तो क्या आप सभी को भी इंतजार है ऐसे ब्लूप्रिंट का जो बोर्ड जारी करता है? जी हाँ, आगामी आने वाली जो फाइनल एग्जाम्स है आप लोगों की 10th क्लास के, स्पेशली अगर बात करूं तो आरबीएसई बोर्ड 2026 का जिस ब्लूप्रिंट का आप इंतजार कर रहे हो, हम उसी से कुछ मिलता जुलता, स्पेशली हिंदी विषय की यदि बात करूं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट, यानी इस तरीके का ही ब्लूप्रिंट आपके आगे आ सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च करके उसके बाद ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो जो है लेकर आई हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि हमारा जो 2026 का पेपर आने वाला है, बेटा जी बहुत अच्छे से सुनना, कौन कौन से प्रश्न उतर सकते हैं, कहां कहां से प्रश्न उतर सकते हैं, इस हर एक चीज की जो जानकारी है मैं इस वीडियो के तहत आपको देने वाली हूं। तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दीजिए, क्योंकि इस ब्लूप्रिंट को समझ के आप जो है बहुत अच्छे से हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हैं और चाहे तो 100 में से 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। जी हाँ, नामुमकिन कुछ नहीं होता। अगर हम कोशिश करें और हमारे हौसले बुलंद हो तो हम हर एक सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इसी मोटिवेशन कोट लाइन के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आ सकता है इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट में। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपका जो प्रश्न पत्र है हिंदी का एक ही प्रश्न पत्र होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, यदि मैं करूं समय, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको सफलता की ओर लेकर जाती है। तो कभी भी कोई वीडियो हो, बहुत पेशेंस के साथ सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। समय की यदि बात करूं तो 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलता है उस प्रश्न पत्र को करने के लिए। उसके बाद प्रश्न पत्र के लिए जो अंक निर्धारित होते हैं वो पूर्णांक आपके होते हैं 80, यानी 80 नंबर का पेपर आएगा, आपके 20 जो है आपके 17 अंक जाते हैं, यानी स्कूल वाले जो भेजते हैं 20 मार्क्स वो हो जाते हैं, यानी हमारे जो पूर्णांक है वो हो जाएंगे 100। सब मिलाकर 100 नंबर का आपके हिंदी का पेपर होता है और यही इस बार भी रहने वाला है। जब ब्लूप्रिंट आएगा तब आप अच्छे से इसको देखना, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा समय के बारे में, प्रश्न पत्र के बारे में, अंक के बारे में समझाया। अब जो हमारी ब्लूप्रिंट की बात हो रही है हम उसके ऊपर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो बेटा जी, हमारा जो आने वाला एग्जाम है 2026 में बोर्ड का जो पेपर आएगा, उसका जो ब्लूप्रिंट आएगा वो मैं अपने आधार पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये तो हमको पता ही है कि भाई अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश। अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश व पद्यांश की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, जिसके अंक कितने निर्धारित होंगे? 12। कैसे होंगे देखो, आगे बढ़ेंगे जब मैं आपको गद्यांश और पद्यांश को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। 6 नंबर के दोनों मान लो, 6 गद्यांश के और 6 ही पद्यांश के। फिर अगर बात करूं मैं रचनात्मक पार्ट की, रचनात्मक जिसमें निबंध आता है, पत्र लेखन आता है और विज्ञापन आता है, उसके अंक निर्धारित है 14, यानी 14 मार्क्स का ये आने वाला है आपके, ठीक है। बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से, जब ब्लूप्रिंट आएगा तब उस पर भी हम जरूर बात करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है व्यावहारिक व्याकरण की। व्यावहारिक व्याकरण जो है हमारे होगा 10 अंक का। व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है व्याकरण के तहत जो आते हैं पदभेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे वो होंगे हमारे 10 अंक, ठीक है। फिर बात करें हम यदि पाठ्य पुस्तक, हमारी जो पहली पुस्तक है क्षितिज और दूसरी जो पूरक पुस्तिका है वो है हमारी कृतिका। दोनों ही भाग 2 हैं क्योंकि भाग 1 हमने 9 में पढ़ा था, क्लास 9th में, ठीक है। तो जहां बात अगर करें हम पाठ्य पुस्तक की तो उसके अंक हैं 34। कैसे आ सकते हैं, कब आएंगे, कहां से प्रश्न उतर सकता है, ये सब चीजें बताऊंगी मैं, 1 by 1 सब समझेंगे। पहले हमें सिर्फ इतना सा समझना है। पाठ्य पुस्तक का मैंने आपको बताया, जो हमारी क्षितिज किताब है, मेन जो किताब है जिसमें कि 12 चैप्टर है हमारे, है ना, 6 गद्य के और 6 ही पद्य के हैं, तो उसमें से 34 अंक आने के हैं। उसमें है पूरक पुस्तिका की अगर बात करूं तो यह है 10 अंक की। अभी सिर्फ इतना ही समझना है।
आपको इन पांचों के बारे में पता होना चाहिए और इन पांचों अंकों के बारे में पता होना चाहिए। ये 5 टॉपिक्स और इन पांचों के अंक, इसके बारे में आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि किस में से कितने अंक आएंगे। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपठित बोध, यानी कि अपठित गद्यांश और पद्यांश, जो कि मैंने आपको बताया था 12 अंक। राइट, ये देखो 12 अंक है। अब ये 12 अंक कैसे आ सकते हैं, यानी ब्लूप्रिंट में क्या आ सकता है हमारे, तो देखो हमारा जो अपठित गद्यांश है 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और इस बार भी जो बोर्ड हमारा ब्लूप्रिंट जारी करेगा उसमें भी सेम यही रहने वाला है। एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसमें से 6 अंक निर्धारित होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। तो ये हो गई गद्यांश की बात। अब यदि हम बात करें अपठित पद्यांश की, तो अपठित पद्यांश में से, यानी हमारे 6 तो पद्यांश के पाठ हैं और 6 गद्यांश के पाठ हैं, तो जो पद्यांश है, जो हमने 6 चैप्टर चुने हैं, उसमें से ही कोई एक आपके ऐसा पैराग्राफ आएगा अथवा में आ सकता है ना, उसमें से आपको 6 प्रश्न करने होते हैं। तो इसके भी 6 अंक निर्धारित है। हो गए कुल 12, 6 और 6 कितने हो गए? 12 प्रश्न। यहां क्लियर है? आपके गद्यांश भी अथवा में आ सकते हैं और पद्यांश भी अथवा में आ सकते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है रचनात्मक वाली भाग, जो कि मैंने आपको कहा था निबंध है, प्रार्थना पत्र है और विज्ञापन है। ये तीनों ही बहुत स्कोरिंग है और इस बार भी आपके निबंध भी आएगा, पत्र लेखन भी आएगा और विज्ञापन भी आएगा। ये तो हमारा कहीं भी नहीं जाना। तो जो आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं उन पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन विकल्प सहित लगभग 3 शब्दों में लिखना होता है और उसके अंक निर्धारित होते हैं 6। निबंध जरूर आएगा, 4 टॉपिक होंगे, उन 4 टॉपिक के संकेत बिंदु भी होंगे जिन्हें हम सब टॉपिक्स बोलते हैं। तो उस टॉपिक जो विषय आपको निबंध का दिया गया होगा उसमें हमेशा की तरह संकेत बिंदु भी दिए गए होंगे और उसी को आधार मानते हुए आपको पूरा निबंध लिखना है और 6 अंक उसके निर्धारित होंगे। इस बार जो ब्लूप्रिंट आएगा उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं पत्र लेखन की, ये बहुत एक्सपेक्टेड है क्योंकि बहुत सारे जो है एनालिसिस किया हमने, पूरा रिसर्च किया है 5 साल के ब्लूप्रिंट्स को देखकर, सिलेबस को देखकर, उसके बाद हम ये लेकर आए हैं। ठीक है, तो पत्र लेखन में जैसा कि हमेशा की तरह आपके आता है औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों में से आ सकते हैं। 2 आपको प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है और इसे अंक निर्धारित होते हैं 4। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अगर हम बात करें हमारे विज्ञापन लेखन की, तो 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके, 2 में से कोई एक विज्ञापन आपको करना होता है, उसके भी अंक निर्धारित होते हैं 4। तो ये हो गए हमारे 14 मार्क्स। क्लियर? 12 अंक तो हो गए हमारे अपठित गद्यांश पद्यांश के, और सेकंड जो रचना वाला भाग है उसके हो गए 14 अंक, यानी 14 मार्क्स, 6, 4, 4। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आप अभी से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर बोर्ड जो ब्लूप्रिंट जारी भी करेगा बेटा जी, तो उसमें 19-20 का फर्क आएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि पिछली बार की यदि मैं बात करूं, पिछली बार से पिछली बार यानी 2023 और 24 का जो पेपर हुआ था उसमें एक कवि और एक लेखक पूछा गया था और वो 4 अंक का था। लेकिन अभी जो जस्ट बोर्ड के एग्जाम हुए हैं 2024-25 वाले, तो 25 में जो पेपर आया था उसमें क्या किया गया था, अंक तो 4 ही निर्धारित थे, लेकिन जो 2 कवि थे और 2 लेखक थे उनमें अथवा का ऑप्शन दे दिया। यानी 2 कवि दे दिए, 2 मार्क्स के कि दोनों कवि में से किसी एक का लेखक कवि परिचय लिखो, और 2 लेखक दे दिए कि इनका लेखक या दोनों में से किसी एक का लेखक या कवि परिचय करो और उसके भी 2 अंक, यानी 2 कवि के और 2 लेखक के। बात समझ में आ गई? 2 कवि थे, किसी एक का लिखना था, 2 लेखक थे, किसी एक का लिखना था, तो दोनों के 2-2 मार्क्स जोड़ करने पर 4 ही हुआ। तो कहने का अर्थ है अगर बदलाव होगा भी तो 19-20 का होगा, या तो ये एमसीक्यूज बढ़ा देंगे, फिलअप्स कम कर देंगे, या फिर ये फिलअप्स 6 जितने देते हैं हमेशा की तरह। जैसे 2023-24 की बात करूं तो इन्होंने 12 तो फिलअप्स थी और 6 जो थे इनके, नहीं 12 तो एमसीक्यूज थे और 6 फिलअप्स थी। ठीक है, लेकिन जो
इन्होंने मॉडल पेपर जारी किया था बोर्ड ने, उनमें उन्होंने क्या किया था बेटा जी कि कहा तो था कि 15 एमसीक्यूज आएंगे और 4 जो है फिलअप्स आएंगे, लेकिन जब बोर्ड का पेपर आया था तब क्या हो गया था, 15 की जगह 12 एमसीक्यूज थे और फिलअप्स जो थी वो 6 हो गई थी 4 की जगह। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर हमारा कोर्स कंप्लीट है, हमने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, तो फिर चाहे प्रश्न का थोड़ा सा रूप चेंज हो सकता है, प्रश्न तो चेंज नहीं हो सकता ना, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा सकता ना। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको अपना ब्लूप्रिंट अच्छे से पता होना चाहिए, कितना कहां से कौन से मार्क्स से प्रश्न उतरने वाला है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यही ध्यान रखनी है, निबंध आएगा ही आएगा, विज्ञापन आएगा ही आएगा, प्रार्थना पत्र आएगा ही आएगा, तो इसमें तो आपको कहीं कुछ कट करना ही नहीं है। तो ये 14 मार्क्स की तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हो, बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है, बिना किसी संदेह के। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात आती है हमारे तीसरे टॉपिक की, यानी व्यावहारिक व्याकरण। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर चाहे आपके 12 बहुचयनात्मक प्रश्न आए, जिसे आप एमसीक्यूज बोलते हो, चाहे 15 आए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो व्यावहारिक व्याकरण है उसमें से 2 आपके एमसीक्यूज आते हैं, फिर वो संधि से भी पूछ सकते हैं, समास से भी पूछ सकते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय से भी पूछ सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से भी पूछ सकते हैं। यानी जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये सामने मैं लिखकर भी लाई हूं, देखो 2 बहुचयनात्मक यानी एमसीक्यूज, ठीक है, और फिलअप्स यानी रिक्त स्थान। तो 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न और 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न जो आता है वो आता है मुहावरे का, आता ही आता है 2 नंबर का, मुहावरा या लोकोक्ति, दोनों में से कोई एक आता है। तो जो 2 बहुचयनात्मक है बेटा, वो आपके संज्ञा में से भी हो सकता है, सर्वनाम से भी हो सकता है, विशेषण से भी हो सकता है, क्रिया से भी हो सकता है, अव्यय से भी हो सकता है, उपसर्ग से भी हो सकता है, प्रत्यय से भी हो सकता है, या संधि या समास से भी हो सकता है। सिंपल सा बता रही हूं मैं आपको। तो ये अगर आपको क्लियर है तो चाहे 2 पूछे चाहे 4, आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको अपना ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। भाई इसमें से इतने मार्क्स के नंबर आए, इतने नंबर के ये प्रश्न आएगा, मुझे ये करना है। तो हर व्याकरण के जितने भी टॉपिक है, सबकी परिभाषा, सबके प्रकार, भेदों की परिभाषा, उपभेदों की परिभाषा, उनके प्रकार और कुछ एक उदाहरण आपको प्रैक्टिस में कर लेने हैं और लिख के लो, तुम्हारे कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। तो 2 बहुचयनात्मक और जो 6 रिक्त स्थान आती है ना बेटा जी, ये 6 रिक्त स्थान सारी की सारी आपके व्यावहारिक व्याकरण से ही आएगी, चैप्टर में से एक भी नहीं आने वाली। ये मेरा एक्सपेक्टेड है, अभी तक का जो मैंने सर्च किया है उस आधार पर कहीं भी जो है बोर्ड एग्जाम वालों ने रिक्त स्थान में चैप्टर से रिलेटेड कोई भी रिक्त स्थान नहीं दिया है। तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी मुझे लगता है सिर्फ 6 रिक्त स्थान जो पूछी जाएगी वो सारी की सारी व्यावहारिक व्याकरण में से ही होने वाली है। तो आपको अपनी पकड़ व्याकरण पे भी बहुत अच्छे से बनानी है, एक भी रिक्त स्थान आपका गलत नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा अगर मैं जैसे आपको बता रही हूं वैसे अगर आप पढ़ते हो तो कहीं भी आपके एक भी गलती नहीं होने वाली है। तो जो 2 बहुचयनात्मक है यानी कि एमसीक्यूज, वो भी इसमें से आएंगे और 6 रिक्त स्थान वो भी आपके इसी में से आने वाले हैं। और रही बात लघुत्तरात्मक प्रश्न, और वो कौन सा है, लघुत्तरात्मक प्रश्न में एक आता है जो सबसे लास्ट वाला होता है लघुत्तरात्मक में, और वो होता है मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित। तो इसकी भी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, इसके मार्क्स तो कहीं नहीं कटने। आ गई मेरी बात समझ में? तो जो लघुत्तरात्मक प्रश्न में मुहावरे से संबंधित है चाहे लोकोक्ति से संबंधित, एक तो आपको अर्थ पूछा जाता है, साथ में उसका वाक्य प्रयोग भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी भी आप तैयारी अभी से शुरू कर दो, अभी सही समय है। अब जो दिवाली मना लो, दिवाली के बाद की बात कर रही हूँ, क्योंकि नो डाउट कि दिवाली पे तो कोई पढ़ाई नहीं करता है। दिवाली के बाद यानी दिवाली के 2-3 दिन हम समझ गए भाई फेस्टिवल का है, रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स वगैरह साथ हम एंजॉय करते हैं, लेकिन आफ्टर दिवाली बिल्कुल भी बेटा जी आपको लेजीनेस नहीं दिखाना है, आलस को त्याग दो, जुट जाओ पढ़ाई में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करूं पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तिका, देखो 34 मार्क्स की तो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, और जो पूरक पुस्तिका है उसके भी मार्क्स इंक्लूड है इसके साथ में। देखो 34 के अलावा मैंने आपको कितने बताए थे, देखो 34 मार्क्स तो है हमारे 10 अंक की पूरक पुस्तिका है बेटा, 10 अंक की पूरक पुस्तिका है, ठीक है, यानी कृतिका से संबंधित प्रश्न। तो किन्हीं 2 पठित गद्यांशों में से एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न। क्लियर हो गया भाई? 2 पठित गद्यांश आएंगे, सॉरी मैंने जो आपको बताया ना विकल्प अथवा में आएगा वो नहीं आएगा।
जो पहला मैंने आपको अपठित बोध वाला जो भाग है उसमें एक एक ही आता है, 6-6 प्रश्न होते हैं, एक ही आता है, उसमें अथवा में नहीं आएगा। अथवा में आपका आएगा पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड, वो अपठित गद्यांश पद्यांश है, ये पठित गद्यांश पद्यांश है। सो सॉरी, मैंने इसको सही कर देती हूँ कि जो मैंने आपको अपठित बोध बताया ना, अपठित गद्यांश और पद्यांश, इसमें अथवा में नहीं आएगा। इसमें एक ही आपके अपठित गद्यांश आएगा और एक अपठित पद्यांश आएगा। और इस अपठित गद्यांश और पद्यांश में आपको क्या करना है, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। यहां बात करूं कि 2 पठित गद्यांशों के विकल्प में से तो किसी एक पर अर्थग्रह संबंधी, यानी जो आपको गद्यांश दिया जाएगा वो आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आंसर आपको देने हैं। तो इसके भी 4 अंक निर्धारित होंगे, 4 प्रश्न प्रत्येक 1 अंक का। ठीक उसी प्रकार किन्हीं 2 पठित पद्यांशों में के विकल्प में से किसी एक अर्थग्रह संबंधी प्रश्न 4 पूछे जा सकते हैं, इसके भी 4 अंक निर्धारित हैं। फिर आता है 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, एक गद्य का एक पद्य भाग से विकल्प सहित, जिसकी आपकी रहने वाली है 60 से 80 शब्द सीमा जो है, और ये प्रत्येक 3 अंक का होगा एक प्रश्न। 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उतरेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में से, एक गद्य से पूछा जाएगा, एक पद्य से पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 3 अंक का एक प्रश्न है और उत्तर शब्द सीमा इन्होंने 60 से 80 शब्द दी है, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना होगा। और इसके अंक 2 प्रश्न है, एक गद्य का एक पद्य का, 3-3 नंबर के दोनों हैं, तो 6 अंक हो गए। फिर बात करते हैं चौथा लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 गद्य एवं 2 पद्य भाग से 40 शब्द का, 4 प्रश्न और प्रत्येक 2 अंक के, तो हो गए 8, है ना। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो है 2 अंक का है, तो हो गए ना, 4 के 8 हो गए। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 गद्य से पूछे जाएंगे और 2 ही पद्य से पूछे जाएंगे। फिर आता है 8 बहुचयनात्मक प्रश्न, जिसमें से 4 गद्य के होते हैं, 4 पद्य के होते हैं, 2 आपके व्यावहारिक व्याकरण के होते हैं और 3 जो है आपके कृतिका में से होते हैं। क्लियर हो गया। ये जो आपके 12 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो बेटा इसमें से 4 तो यही हो गए, 8 का है ना, तो 4 तो गद्य के, 4 ही पद्य के, 2 व्यावहारिक व्याकरण, ठीक है, व्यावहारिक व्याकरण, और 3 आपके हो गए कृतिका से, ठीक है, 3 हो गए कृतिका से। तो 4 4 8, 2 10, 3 13 प्रश्न पूछे जाते हैं, 12 नहीं पूछे जाते, 13 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 13 प्रश्न ये हो जाते हैं और 6 फिलअप्स हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये अब आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से ये 12 प्रश्न हो जाते हैं, 12 से 13 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। 13 जैसे मैंने आपको बताया, 3 या तो हो सकता है 2 कृतिका से दे दे, है ना, 2 कृतिका से दे सकते हैं, या हो सकता है 3 कृतिका से दे दे, ऐसे। तो 4 बहुचयनात्मक प्रश्न, 4 गद्य के और 4 ही पद्य भाग के। अंक कितने हो गए निर्धारित? 8, है ना। 8 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का होता है एमसीक्यू। फिर बात करें कि एक रचनाकार का परिचय, कवि अथवा लेखक के विकल्प में 80 से 100 शब्द का होना चाहिए और 4 अंक निर्धारित होंगे इसके। ये इस बार भी आएगा, हो सकता है 2 दे दें आपको, एक कवि एक लेखक, दोनों में से किसी एक का करना है, या ये हो सकता है 2 प्रश्न बना दे, 2 कवि और 2 लेखक, तो 2 कवि में से किसी एक का करना है, 2 लेखक में से किसी एक का करना है। इस तरीके से, जैसे कि अभी जस्ट 2024-25 की यदि मैं बात करूं, पेपर में यही हुआ था, 2 कवि दे दिए गए थे, 2 लेखक दे दिए गए थे। अब इनमें से आपको करना है, किसी भी एक कवि का करो, किसी एक भी लेखक, और 2-2 अंक निर्धारित कर देते, और उन दोनों अंक को जोड़े तो अंक तो 4 ही होते हैं। बस इतना सा आपको इसमें ख्याल रखना है। अगर परिवर्तन होगा तो एक तो इसमें हो सकता है, और एक जो मैंने अभी आपको बताया ना, जिसके लिए मैंने कहा सॉरी मैंने गलत बता दिया, इसका कह रही हूं मैं, अगर चेंजेस होगा तो आपको क्या करेंगे, ये अथवा में दे सकते हैं। अभी मेरे को एकदम से ब्लिंक हुआ, ये आपको अथवा में दे सकते हैं। अगर आपको अथवा में देते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि दोनों में से कोई एक करना है आपको। अगर ये अथवा में आ जाते हैं, तो जैसे 2022-23 में आया हुआ है अथवा में, तो हो सकता है कि आपकी ये अथवा में पूछ ले, आपको 2 पैराग्राफ दे दे, अपठित गद्यांश और पद्यांश के। तो जो 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, जो एक गद्यांश का हो सकता है, एक पद्यांश का, उसमें आपको अथवा में दे दे
कि दोनों में से कोई एक करो जिसके 6-6 अंक होंगे, 6-6 प्रश्न होंगे और 6 अंक के होंगे। तो अगर अथवा में आ जाते तो बहुत आसानी है, अगर अथवा में नहीं भी आता है तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही है। उस गद्यांश और उस पद्यांश को पढ़कर अच्छे से और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आंसर देने, तो बहुत आसान है, कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराहट की बात इसमें नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे पूरक पुस्तिका यानी कृतिका की। ठीक है, हमारी पूरक पुस्तिका कौन सी है? कृतिका। तो कृतिका के जो 3 चैप्टर है उन पाठों पर आधारित 2 में से किसी एक पर निबंधात्मक प्रश्न आता है। यानी 3 चैप्टर है, उन 3 चैप्टर में से किसी भी 2 से आपके एक निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। चाहे तो माता का अंचल से बन सकता है, चाहे तो साना साना हाथ जोड़ी से बन सकता है, या फिर मैं क्यों लिखता हूं उससे भी बन सकता है। यानी 3 चैप्टर है, उन तीनों में से किसी एक पर, है ना, पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न है। यानी आपको 2 निबंधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, है ना। 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर के 2 प्रश्न आपको देंगे। उन 2 में से आपको कोई एक निबंधात्मक प्रश्न करना होगा जिसके अंक निर्धारित है 4। ठीक है, 10 मार्क्स की है कृतिका हमारी। फिर यदि बात करें 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न 40 शब्द, यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे लघुत्तरात्मक के अंतर्गत और 2-2 मार्क्स के होंगे, तो 4 अंक निर्धारित हो जाते हैं। और फिर यदि बात करें 2 बहुचयनात्मक प्रश्न, 2 हो गए ना, 12 ही होंगे, 13 नहीं होंगे। मैंने कहा ना, या तो 12 प्रश्न पूछते हैं या आपसे 15 पूछेंगे। तो सुनो मेरी बात, अगर 12 प्रश्न पूछते हैं तो 4 गद्य के, 4 पद्य के और 4 जो हो जाएंगे हमारे, 4 गद्य, 4 पद्य, 4 व्यवहारिक व्याकरण के और 3 कृतिका के, तो हो जाते हैं 15। देखो कैसे, एक बार थोड़ा सा समझना। अगर 15 प्रश्न आते हैं तो एमसीक्यूज में, अगर 15 प्रश्न एमसीक्यूज आते हैं हमारे, तो 4 हमारे हो जाएंगे गद्य के, 4 होते हैं हमारे पद्य के, 4 होते हैं हमारे व्यावहारिक व्याकरण के, व्यावहारिक व्याकरण के, और 3 जो है हमारे हो जाएंगे कृतिका के। तो 4 4 8 4 3 12 13 14 15, तो इसकी टोटल हो जाती है 15 प्रश्न। ठीक है, क्लियर हो गया। जो मैंने 12 प्रश्न का बताया था उसमें उस समय 13 हो रहे थे, लेकिन वो 12 ही है, क्योंकि यहां साफ साफ दे दिया गया है 2 बहुचयनात्मक प्रश्न। यानी उन 3 चैप्टर में से, तीनों चैप्टर में से कहीं से भी 2 एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं और प्रत्येक 1 अंक का होता है। तो यहां हो गए हमारे 2 मार्क्स पूरे। तो यदि 15 प्रश्न आएंगे एमसीक्यूज के तो इस तरीके से रहेगा, और यदि 12 प्रश्न वाला आ जाता है ना, ये भी देख लो, 12 प्रश्न वाला भी बता देती हूँ, क्योंकि चेंजेस यही करता है बोर्ड, ध्यान रखना। अगर 12 एमसीक्यूज वाला आता है तो ध्यान रखना 4 गद्य के, 4 ही पद्य के, ठीक है, 2 आपके आ जाएगा व्यावहारिक व्याकरण, ठीक है, और 2 कृतिका के। ठीक है, तो 4 4 8 और 4 3 12, ये हो गए 12 प्रश्न। आ गया समझ में? 15 प्रश्न का भी बता दिया, 12 प्रश्न का भी बता दिया। क्योंकि अगर बोर्ड अपने ब्लूप्रिंट में अगर थोड़ा सा भी फेर बदल करेगा तो वो किसके तहत करेगा? या तो वो एमसीक्यूज और फिलिप्स में करेगा चेंजेस, आ रही बात समझ में, या वो जो अपठित गद्यांश पद्यांश है उसमें वो आपको अथवा में दे देगा, बाकी कोई चेंजेस ज्यादा होगा नहीं उसमें। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये हमारा ब्लूप्रिंट रहने वाला है। तो मैंने जैसे आपको समझाया है, थोड़ा अच्छे से वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना कि मैंने इसको किस पैटर्न से आपको समझाया, तरीका क्या है। अगर आप दोनों किताबें लेके बैठोगे और जैसे मैंने आपको समझाया, आपको एक एक करके चीज जानोगे तो पूरा अच्छे से बहुत समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका उत्कर्ष दिवाली ऑफर। आप सभी को मेरी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो कि है 24 अक्टूबर तक, जिसके तहत 6 से 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का ऑफ चल रहा है। उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा 13% ऑफ ऑन टॉप कोर्सेज। उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा UC13, तो आपके 13% का जो ऑन टॉप कोर्स है उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी बोर्ड क्लासेस में 98 या उससे ज्यादा लाना वाले पर 100% फीस वापस मिल जाएगी। क्या बढ़िया बात है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 98% या 98% से ऊपर बनते हैं तो आप बिलीव करोगे,
आपकी जो फीस आपसे ली जाएगी वो आपको पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। 100% फीस वापस आपको। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। जुट जाओ 98 और उससे ऊपर मार्क्स लाने के लिए, उससे ऊपर परसेंटेज बनाने के लिए। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर से ही। बाय बाय, सी यू अगेन, हैप्पी दिवाली।